नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि दुनिया के सभी सेंट्रल बैंक्स अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी लॉन्च क्यों करना चाहते हैं। पिछले कई महीनों में भारत के आरबीआई ने संकेत दिए हैं कि वो अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगा। इसराइल और चाइना जैसे देश भी इस दिशा में कई कदम उठा चुके हैं। इनफैक्ट चाइना ने अपने देश में प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज को बैन करना या फिर उन पर क्रैकडाउन करना शुरू कर दिया है और सेंट्रल बैंक अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करने की दिशा में काफी कदम बढ़ा चुका है। तो इन सभी डिसीजंस के पीछे क्या ड्राइविंग फोर्स है और डिफरेंस क्या होगा एक सेंट्रल बैंक क्रिप्टो करेंसी में और जो नॉर्मल क्रिप्टो करेंसीज हैं जैसे कि बिटकॉइन एटसेट्रा, इसी को हम जानने की कोशिश करेंगे इस लेक्चर में। अगर आप मुझसे अनअकैडमी ऐप पर जुड़ना चाहते हैं, मेरे प्लस कोर्स या स्पेशल क्लासेस के अपडेट्स चाहते हैं, तो मुझे इस आईडी पर वहां फॉलो कर सकते हैं। अन्य सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मैं महिपाल राठौड़ हैंडल पर उपलब्ध हूं। पाथफाइंडर चैनल के सभी लेक्चर्स के पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, pathfinder_UPSC। इस वक्त अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पर एक 4-in-1 ऑफर ऑनगोइंग है जिसके बारे में ज्यादा जानकारी मैं आपको लेक्चर के अंत में दूंगा। रविवार को कॉम्बैट आ रहा है, इसमें हिस्सा लेकर आप अन्य एस्पिरेंट्स के मुकाबले अपनी रैंक जान सकते हैं और आपको स्कॉलरशिप जीतने का भी यहाँ पर मौका मिलेगा। तो कॉम्बैट में जरूर हिस्सा लीजिए। 60 मिनट्स में 60 क्वेश्चंस आपको आंसर करने हैं और आपकी स्पीड और एक्यूरेसी काफी बढ़ जाएगी। एनरोलमेंट के लिए आपसे केवल एक अनलॉक कोड मांगा जाएगा। यू कैन यूज दिस कोड एंड ज्वाइन द कॉम्बैट। भारत सरकार पिछले काफी समय से क्रिप्टो करेंसीज को रेगुलेट करना चाह रही है। पहले सरकार ने क्रिप्टो करेंसीज को पूरी तरह से बैन कर दिया था, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने उस बैन को ओवरटर्न कर दिया। अब सरकार एक कानून लाकर क्रिप्टो करेंसीज को रेगुलेट करना चाह रही है। इस कानून का नाम है क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021। तो जैसे ही ये बिल पास हो जाएगा, आने वाले कुछ महीनों में हो जाना चाहिए, तो इसमें बाकी सभी प्राइवेट डिजिटल करेंसीज को बैन कर दिया जाएगा। केवल आरबीआई की जो ऑफिशियल क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल करेंसी होगी उसको लीगल माना जाएगा। और जिनके पास भी प्राइवेट करेंसीज हैं, यानी कि मान लीजिए आप अगर फिलहाल बिटकॉइन या इथीरियम के होल्डर हैं, तो आपको 3 से 6 महीने का एक एग्जिट विंडो दिया जाएगा। उस 3 से 6 महीने में आप उससे एग्जिट कर लीजिए और फिर आरबीआई के नियम अनुसार आप केवल क्रिप्टो में डील कर पाएंगे। भारतीय 10,000 करोड़ रुपए की क्रिप्टो करेंसीज के ओनर हैं। अब आरबीआई को ये आंकड़ा ही थोड़ा सा चिंता में डाल देता है, क्योंकि अगर ये 10,000 करोड़ रुपए भारत के स्टॉक मार्केट्स या फिर बैंक डिपॉजिट्स या कहीं पर भी और लगा होता, भारत की इकोनॉमी में लगा होता, तो आरबीआई को काफी इसमें बेनिफिट दिखता है। और ये आंकड़ा क्योंकि दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, इसीलिए सारे सेंट्रल बैंक्स, ना केवल भारत का आरबीआई बल्कि दुनिया के सारे सेंट्रल बैंक्स इसको रेगुलेट करना चाह रहे हैं। लेन देन के तरीकों में बदलाव होना कोई पहली बार नहीं हो रहा है। पहले केवल सिक्के हुआ करते थे। लगभग 2-2.5 हजार साल तक इंसान सिक्कों के माध्यम से ट्रांजैक्शन करता था, लेन देन करते थे आपस में। उसके बाद करेंसी नोट्स आए, तो 1694 में बैंक ऑफ इंग्लैंड वो पहला सेंट्रल बैंक बना जिसने करेंसी नोट्स छापने शुरू किए। 20वीं सदी में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जैसे डिजिटल मनी के साधन आते हैं। तो यहां पर मेरा एक सवाल है आप लोगों से, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि दुनिया का पहला बैंक कौन सा था जिसने क्रेडिट कार्ड इशू किया हो? क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए, विच इज द फर्स्ट बैंक इन द वर्ल्ड टू इशू अ क्रेडिट कार्ड? तो क्रेडिट डेबिट कार्ड भी लगभग 50-60 साल से एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो अब 21वीं सदी में बैंक्स का काम ये नहीं है कि नोट छापे या क्रेडिट कार्ड्स को मैनेज करे, वो सब तो दूसरे बैंक करते हैं। सेंट्रल बैंक ये काम नहीं करता है। सेंट्रल बैंक का मेन काम क्या होता है? प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन रखना, यानी कि देश में मुद्रास्फीति स्टेबल रहे, फॉरेक्स रिजर्व्स मेंटेन रहे, ये सब इनका काम होता है। दुनिया के 90% सेंट्रल बैंक्स इस वक्त क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल करेंसी लॉन्च करने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं और 60% सेंट्रल बैंक ऑलरेडी इस दिशा में काम कर रहे हैं। क्या डिजिटल करेंसी कोई नया कॉन्सेप्ट है सेंट्रल बैंक्स के लिए? नहीं, हम ऑलरेडी डेबिट क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, कई प्रकार की पेमेंट एप्स का इस्तेमाल करते हैं। तो सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसीज में नया क्या है? पहली बात, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होंगी और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वही टेक्नोलॉजी है जो बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसीज को चलाती हैं। और दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा ये होगा कि ये करेंसीज बहुत ही वॉलेटाइल हैं। हमें पिछले 2-3 महीनों के जो ट्रेंड्स हैं वो ये दिखा देते हैं कि क्रिप्टो कितना वॉलेटाइल हो सकता है। आप देखिए, दिसंबर के महीने के आसपास बिटकॉइन का रेट $20,000 के आसपास था, गिव और टेक, ठीक है, 1-2 हजार ऊपर नीचे हो सकता है। फरवरी मार्च में ये 60,000 के आसपास पहुंच जाता है और अभी आज जब मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं 21 मई को, तो ये $37,000 पे पहुंच गया था। और इसके पीछे रीजंस क्या हैं? जैसे कि टेस्ला ने फरवरी में अनाउंस किया था कि उन्होंने $1.5 बिलियन का बिटकॉइन खरीदा है, तो प्राइस ऊपर चला गया। बाद इलॉन मस्क ने अनाउंस किया कि आप बिटकॉइन देकर टेस्ला की गाड़ियां खरीद सकते हैं, लेकिन फिर कुछ समय बाद उन्होंने अपनी बात पलट दी। जैसे ही उन्होंने अपनी बात पलटी तो बिटकॉइन अचानक से क्रैश हो जाता है। लेकिन जब ये $60,000 के मार्क पर पहुंच गया था, उस समय इसका जो थियोरेटिकल मार्केट कैपिटलाइजेशन था केवल बिटकॉइन का, वो दुनिया की 2 सबसे बड़ी पेमेंट प्रोसेसिंग कंपनीज वीजा और मास्टर कार्ड से भी ज्यादा था।
तो ये काफ़ी बड़ा मुद्दा बन चुका है। अब क्रिप्टो करेंसी वो चीज़ नहीं है जो बैकग्राउंड में चल रही है और दुनिया उसके बारे में सोचे ना, लेकिन ये क्रिप्टो का जो कोलैप्स होता है, जो प्राइस इतना गिर जाता है, उसको भी रेगुलेट करने की आवश्यकता सेंट्रल बैंक्स को लगने लगी है। अब आम मुद्रा जो सेंट्रल बैंक के द्वारा जारी करी जाती है और क्रिप्टो करेंसीज में मेजर फर्क क्या है? सबसे बड़ा फर्क यह है कि क्रिप्टो करेंसी एक डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क पर काम करती हैं, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर कहते हैं। बिटकॉइन या ब्लॉकचेन के काम करने का जो डिटेल्ड तरीका है वो मैं आपको यहाँ पर अभी नहीं समझा सकता। अगर आप चाहते हैं कि इस पर एक अलग वीडियो बनाया जाए तो कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। वी विल ब्रिंग अ वीडियो फॉर यू ऑन पाथफाइंडर चैनल। तो अभी बस इतना याद रखो कि यहाँ पर डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क पर काम होता है, जबकि नॉर्मल जो ट्रेडिशनल मुद्रा है, करेंसीज है, उसमें ऐसा नहीं होता है। दूसरा फर्क यह है कि करेंसी नोट्स के विपरीत बिटकॉइन का नंबर लिमिटेड है। करेंसी नोट्स बैंक्स जितना चाहे छाप सकते हैं, बिटकॉइन में ऐसा नहीं होता है। बिटकॉइन का एक थियोरेटिकल नंबर है जो अगर हिट हो गया तो उसके बाद और बिटकॉइन नहीं बनेंगे। जो एग्जिस्ट करते हैं बस वही एग्जिस्ट करेंगे, तो उनकी प्राइस धीरे धीरे बढ़ती रहेगी, जस्ट लाइक गोल्ड। क्योंकि गोल्ड कितना है, सोना भी तो धरती में लिमिटेड है। ठीक है, अभी निकल रहा है, मान लो 100 साल बाद सोना नहीं निकलता है धरती में, तो क्या होगा? जो एग्जिस्टिंग गोल्ड है उसकी वैल्यू दिन ब दिन और बढ़ती जाएगी, और इसी कारण से गोल्ड इतना पॉपुलर है। और दूसरी तरफ करेंसी का क्या है, जितना चाहे छाप लो। जैसे कि 2020 के बाद से ये ट्रेंड देखा जा रहा है कि यूएस और इंडिया के सेंट्रल बैंक्स करेंसी प्रिंट करने की रेट बढ़ा चुके हैं। इस ग्राफ में आप देख सकते हो कि एकदम स्काई रॉकेट कर गई है इनकी करेंसी प्रिंट करने की नोट रेट। इसके पीछे रीजन ये है कि कोविड-19 के कारण आया इकोनॉमिक स्लोडाउन और बढ़ती बेरोजगारी। डिजिटल करेंसी केवल सेंट्रल बैंक ही नहीं बल्कि कई प्राइवेट कंपनीज भी लॉन्च करने का विचार कर रही हैं। दुनिया की कई बड़ी कंपनीज जैसे कि फेसबुक अपना खुद का डिजिटल करेंसी लॉन्च करना चाहती हैं। तो 2019 में ही फेसबुक ने अनाउंस कर दिया था कि वो लिब्रा नाम की करेंसी को लॉन्च करेगा। हालांकि अब उसका नाम इन्होंने बदल दिया है, उसका नाम अब कर दिया है डीएम, और अभी तक इसे लॉन्च कर नहीं पाए थे क्योंकि कई दिक्कतें आ गई थी इसको लॉन्च करने में। लेकिन अब ये काफ़ी पॉजिटिव है कि हम डीएम को लॉन्च कर देंगे। जब फेसबुक जैसी बड़ी कंपनीज ने कह दिया कि वो अपनी खुद की डिजिटल करेंसी लॉन्च करेंगे, तो इससे सेंट्रल बैंक्स काफ़ी घबरा गए। कारण ये है कि आप फेसबुक को इमेजिन करो, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, इसमें करोड़ों लोग हैं और जो आपस में शॉपिंग करते हैं। आपने देखा ही होगा फेसबुक में कई प्रकार के सामान को खरीदा बेचा जाता है, उसमें एक अलग ऑप्शन होता है खरीदने बेचने के लिए। अगर कल को वहां पर डीएम एकमात्र करेंसी कर दी जाती है और सहूलियत के लिए फेसबुक आपको शुरुआत में कैशबैक वगैरह भी दे देता है, तो लोग धीरे धीरे करेंसी को छोड़कर, नॉर्मल करेंसी को छोड़कर डीएम का ही वहां पर फेसबुक प्लेटफॉर्म पर इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा कि अमेजॉन पे जब लॉन्च हुआ था तो उस समय उस पर काफी डिस्काउंट दिए जाते थे, अभी भी दिए जाते हैं, ताकि अमेजॉन पे के माध्यम से ही अमेजॉन पर आप ट्रांजैक्शन करें। तो इसी प्रकार का काम धीरे धीरे सभी कॉर्पोरेशंस करना शुरू कर देंगे। इससे सेंट्रल बैंक्स को काफी खतरा महसूस होता है। तो अब सेंट्रल बैंक्स को यह लगने लगा कि अगर हम क्रिप्टो करेंसी को बैन नहीं कर सकते, रेगुलेट नहीं कर सकते, तो क्यों ना अपनी खुद की करेंसी लॉन्च कर दी जाए। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कई बड़े और फेमस लोग रील्स को या टिकटॉक को बुरा भला कहते हुए देखे जाते थे, लेकिन अब आप देखेंगे कि वो सभी रील्स बना रहे हैं, सभी टिकटॉक बना रहे हैं। तो ये कुछ उसी प्रकार का यहाँ पर काम हो रहा है। तो सेंट्रल बैंक्स की दो बड़ी चिंताएं हैं। पहला कि अगर क्रिप्टो करेंसीज को ज़्यादा लोग इस्तेमाल करने लग गए तो फाइनेंशियल सिस्टम पर इन सेंट्रल बैंक्स की पकड़ कमज़ोर हो जाएगी, इनके दायरे से बाहर हो जाएंगे कई सारे कॉरपोरेशंस या प्राइवेट कंपनीज जो अपनी खुद के क्रिप्टोज को लॉन्च कर रहे हैं। और दूसरा, क्योंकि इन क्रिप्टोज में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, एक दिन में 20-30% वैल्यूएशन नीचे गिर जाता है, ऊपर चढ़ जाता है, तो उससे पूरे देश में आर्थिक अस्थिरता आ सकती है, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी आ सकती है। इससे बचने के लिए सेंट्रल बैंक्स को ये ज़रूरी लगता है कि क्रिप्टो करेंसीज को रेगुलेट करना ज़रूरी है, उनको लीगलाइज करना ज़रूरी है। तो इसीलिए वो अपनी खुद की करेंसी लॉन्च कर रहे हैं ताकि स्टेबिलिटी आए मार्केट में और प्राइस कंट्रोल भी आ जाए। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज को अब मैं आगे से यहां पर एब्रीविएट करूंगा CBDC के रूप में, या फिर कई जगह CC भी लिखा रहेगा। सेंट्रल बैंक क्रिप्टो करेंसी इसका मतलब होगा। अब इस वक्त दुनिया में आर्थिक लेन देन करने के 3 जरिए हैं। पहला है रेगुलर बैंक डिपॉजिट या रेगुलर बैंक चैनल्स, जिसमें सब कुछ आ गया है, आपका चेक, DD, नेफ्ट, RTGS सब कुछ इसमें शामिल है। दूसरा है कैश के माध्यम से, जो काफ़ी पुराना और अभी तक मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड है। तीसरा है क्रिप्टो करेंसी। अब इन दोनों को तो सेंट्रल बैंक रेगुलेट करते हैं, लेकिन इसको अभी सेंट्रल बैंक्स रेगुलेट नहीं करते। इन तीनों की ही कुछ खासियत हैं, कुछ फीचर्स हैं, तीनों के अपने अपने यूजेस हैं। तो इनको आप थोड़ा ध्यान से पढ़िए। हर सर्कल के अंदर एक खासियत लिखी गई है और जो कॉमन पॉइंट है वो उनके तीनों के बेनिफिट हैं। तो देखिए, यहां पर येलो सर्कल बताता है कि पीयर टू पीयर, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक। तो कैश का लेन देन डायरेक्ट पर्सन टू पर्सन होता है, पीयर टू पीयर होता है। ये इसकी खास बात है कैश की।
क्या ये फायदा क्रिप्टो में भी है? बिल्कुल ये है। इलेक्ट्रॉनिक मोड से ट्रांजैक्शन हो सकता है, ये बैंक डिपॉजिट्स का फायदा होता है, ये क्रिप्टो में भी होता है। कुछ और फीचर्स भी हैं जैसे कि यूनिवर्सली एक्सेसिबल है या नहीं, सेंट्रल बैंक उसे इशू करता है या नहीं। एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को यहाँ पॉज करके इन वेन डायग्राम्स को अच्छे से ऑब्जर्व करें। अब सभी प्रकार की करेंसी के अंदर कुछ बेनिफिट्स हैं, कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, लेकिन सेंट्रल बैंक द्वारा जारी करी जाने वाली क्रिप्टो करेंसीज जो होंगी उनमें थियोरेटिकली सारे वेन डायग्राम यहां पर कन्वर्ज करते हैं, यानी कि मैक्सिमम फायदा होगा सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का। उसमें सारे डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक होंगे, तो यहां वाले भी होंगे और ये वाले भी होंगे। हम जब अपना पैसा एक बैंक में जमा कराते हैं, हमारी सैलरीज आती हैं बैंक के सेविंग अकाउंट्स में जाती हैं, तो वो पैसा हम बैंक से विड्रॉ कर सकें ये बैंक्स गारंटी कर देते हैं। ये उनका प्रॉमिस होता है कि वो पैसा जब चाहो आप निकाल सकते हो। अगर आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए हैं तो वो आपको ना केवल अपनी पासबुक पर नजर आएंगे, आपको अपने नेट बैंकिंग में भी नजर आ सकते हैं। आप जब चाहें बैंक से जाकर 1 लाख रुपए को विड्रॉ भी कर सकते हैं, ये बैंक का प्रॉमिस होता है। लेकिन अगर किसी कारणवश बैंक चरमरा जाता है, बैंक में बहुत ज़्यादा एनपीए हो जाते हैं या फिर कोई भी अन्य कारण हो सकता है कि बैंक कोलैप्स कर गया, तो ऐसे में आपकी सेविंग्स वहाँ से वाइप आउट हो सकती हैं, या फिर इंटरेस्ट जो बैंक डिपॉजिट्स पर मिलता है वो देर से मिल सकता है, और भी अन्य प्रकार के साइड इफ़ेक्ट उसके हो सकते हैं। लेकिन दुनिया के ज़्यादातर देशों में जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो कमर्शियल बैंक्स के बैंकरप्ट होने पर कस्टमर्स को, ग्राहकों को कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे कि भारत में भी अगर आपका बैंक पूरी तरह से ठप पड़ जाता है तो आपके सारे पैसे नहीं डूब जाएंगे, कुछ पर्टिकुलर पैसा है जो आपको सेंट्रल बैंक के द्वारा गारंटी किया जाता है, वो आपको मिल जाएगा वापस। तो ये सेंट्रल बैंक की गारंटी होती है या देश। अब सीबीडीसी के केस में क्या होगा कि ये करेंसी कानूनन मान्य होगी और साथ ही साथ इसको सेंट्रल बैंक के द्वारा बैक किया जा रहा है, यानी कि सेंट्रल बैंक इसको गारंटी कर रहा है, तो ये कभी बैंकरप्ट नहीं होता सेंट्रल बैंक, इसीलिए आपका पैसा हमेशा सुरक्षित रहेगा। कमर्शियल बैंक जहां से आपने सीबीडीसी को लिया है या डील कर रहे हैं, अगर वो डूब भी जाता है बीच में तो भी आपका जो सीबीडीसी है, आपकी जो क्रिप्टो करेंसी है, डिजिटल करेंसी है, वो सुरक्षित रहेगी चाहे कमर्शियल बैंक कोलैप्स कर जाए। तो सीबीडीसी की जो ट्रस्ट वैल्यू है वो एज गुड एज कैश है। अगर आपके पास कैश पड़ा हो उसी के बराबर इसकी वैल्यू होगी। और इसमें जो कन्वीनियंस मिलती है वो पेमेंट ऐप के प्रकार मिलेगी। तो जैसे आप लोग पेमेंट ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं, बारकोड स्कैन करके पेमेंट्स कर देते हैं, उस प्रकार की सुविधा तो इसमें मिलती ही है। तो यहां पर हमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं और सेंट्रल बैंक्स कस्टमर से डायरेक्ट डील भी नहीं करेंगे। तो जैसा अभी व्यवस्था चली आ रही है वैसी ही भविष्य में भी चलेगी कि सीबीडीसी को डिस्ट्रीब्यूट कमर्शियल बैंक के द्वारा किया जाएगा, जिससे कि सेंट्रल बैंक को करोड़ों कस्टमर से डील ना करना पड़े। तो फाइनली सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज के क्या बेनिफिट्स हैं मैं आपको एक साथ बता देता हूं। कैश की तरह ये यूनिवर्सली एक्सेसिबल है। कोई भी व्यक्ति जिसके पास बैंक अकाउंट ना भी हो वो भी इसको एक्सेप्ट कर सकता है, लेन देन के लिए इसका इस्तेमाल कर सकता है। तो जो लोग इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट अभी नहीं करते हैं वो भी धीरे धीरे इसी मेथड पर शिफ्ट हो जाएंगे और इससे सरकार का ही फायदा है, क्योंकि कैश को हैंडल करने में भी बैंक्स का, सरकारों का एक बहुत बड़ा पैसा खर्च होता है, उससे बचा जा सकता है। सरकार डायरेक्टली मॉनेटरी बेनिफिट्स को सीबीडीसी के माध्यम से जनता तक ट्रांसफर कर सकती है। क्योंकि सीबीडीसी में सेटलमेंट इमीडिएट होता है तो यहाँ पर कोई डिले नहीं होगा, आधा घंटा 1 घंटा इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि ऐसे सिस्टम्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं जैसे कि आईएमपीएस, लेकिन अभी मल्टीपल सिस्टम्स हैं, आईएमपीएस, आरटीजीएस, एनईएफटी, बहुत सारे सिस्टम्स हैं। तो यहाँ पर एक ही प्रकार का अगर सिस्टम होगा जिसमें कोई डिले नहीं है, इमीडिएट सेटलमेंट है, इससे ओवरऑल पेमेंट्स तेज़ी से होंगे, फास्टर होंगे। और फाइनली क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में लगने वाला एक्स्ट्रा यूजेज चार्ज यहाँ पर नहीं लगेगा। इससे सीबीडीसी का इस्तेमाल डिजिटल पेमेंट्स को सस्ता बना देगा। इट विल मेक द डिजिटल पेमेंट्स चीपर। लेकिन सीबीडीसी के सामने चैलेंजेस क्या हैं? सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि सीबीडीसी के आने के बाद मॉनेटरी पॉलिसी को कैसे हैंडल किया जाएगा। क्या मॉनेटरी पॉलिसी, जो कि सेंट्रल बैंक्स का एक प्राइमरी टास्क होता है, वो इससे इंपैक्ट होगी नहीं होगी, ये अभी हमें मालूम नहीं है। इसका गलत फायदा भी उठाया जा सकता है सेंट्रल बैंक्स या सरकारों के द्वारा। वो चाहे तो नेगेटिव इंटरेस्ट रेट भी ला सकते हैं सीबीडीसी के ऊपर। तो नेगेटिव इंटरेस्ट रेट में बैंक का फायदा होगा लेकिन जनता का फायदा नहीं होगा। कोई भी फाइनेंशियल क्राइसिस अगर होता है तो उसके बाद लोग अपना पैसा कमर्शियल बैंक से निकालकर सीबीडीसी के रूप में कन्वर्ट कर देंगे उसे, यानी बैंक डिपॉजिट्स को डिजिटल करेंसी में कन्वर्ट करना शुरू कर देंगे। और अगर ऐसा बड़े स्तर पर होने लग जाता है तो फिर ये बैंक्स के लिए थोड़ा नुकसानदायक हो सकता है एक शॉर्ट टर्म में, क्योंकि सीबीडीसी अगर बैंक डिपॉजिट को रिप्लेस कर देते हैं तो बैंक्स के पास फंड्स की शॉर्टेज हो जाएगी। तो
आप समझिए कि अगर किसी के अकाउंट में 2 लाख रुपए हैं और वो जाएगा 2 लाख रुपए विड्रॉ करने के लिए, तो बैंक के पास वो कैश नहीं होगा उसे 2 लाख रुपए देने के लिए। तो ये समस्या आ सकती है। तो जब तक ये यूनिवर्सल यूजेज इसका नहीं हो जाता कि लेन देन के लिए सभी जगह डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल होता है, तब तक ये चैलेंजेस रहेंगे। लेकिन अगर पूरी तरह से डिजिटल करेंसी इस्तेमाल होती है तो फिर ये चैलेंजेस नहीं सामने रहेंगे। तो इसी के साथ ये लेक्चर हम आज समाप्त करते हैं। आप इस टेलीग्राम चैनल पर, दोनों ही टेलीग्राम चैनल पर इस लेक्चर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पर इस वक्त एक 4-in-1 ऑफर चल रहा है, जिसमें आपको फ्री प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे। मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर के तहत आपको एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलेगी और आप EMI पर सब्सक्रिप्शन का पेमेंट कर सकते हैं। आपको एक साथ पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है और 10% डिस्काउंट आपको मिलेगा अगर आप रेफरल कोड यूज़ करते हैं महिपाल। तो अगर आप कोड यूज़ करेंगे तो ही आपको ये डिस्काउंट मिलेगा। अनअकैडमी में भारत के बेस्ट टीचर्स लाइव पढ़ाते हैं। तो इन टीचर्स से लाइव पढ़ने के लिए आप प्लस या आइकॉनिक, इन दोनों में से कोई भी एक सब्सक्रिप्शन को अवेल कर सकते हैं। प्लस कोर्स में आपको लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज और अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। और आइकॉनिक में इस सब के अलावा आपको पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइंस, स्टडी मटेरियल और स्टडी प्लानर भी मिल जाएगा। और याद रखिए, आपको इन कोर्सेज के लिए ये वाला प्राइस पे नहीं करना है। यूज़ द कोड महिपाल एंड गेट 10% फ्लैट डिस्काउंट ऑन ऑल दी कोर्सेज। अभी 26 मई तक एक और स्पेशल ऑफर चल रहा है, जिसके तहत ऑप्शनल प्लस GS का जो कंबाइंड कोर्स है उसको आप एक साथ अवेल करते हैं तो आपको 25% डिस्काउंट मिलेगा। तो 10% डिस्काउंट तो आपको मिलेगा ही अगर आप महिपाल कोड यूज़ करेंगे। उसके अलावा 25% एक्स्ट्रा डिस्काउंट अभी मिल रहा है टिल 26 मई। तो GS और ऑप्शनल यानी कि आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा अगर आप इस एक कोर्स को अवेल करते हैं। तो याद रखिए, ये जो प्राइसेस आपको यहाँ नजर आ रहे हैं, इनमें भी आपको 10% और डिस्काउंट मिल जाएगा। तो 26 मई से पहले पहले इसको आप अवेल कीजिए, इस ऑफर को आप अवेल कीजिए। जब आप प्लस कोर्स या आइकॉनिक कोर्स को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप बस सीधे बैच को ज्वाइन कर लीजिए। तो हर महीने यहाँ पर रेगुलर बैचेस बनते हैं और इन बैच को ज्वाइन करके आपको एक फिक्स टाइम पर फिक्स क्लास आपकी चलेगी। तो इन बैचेस का आप फ़ायदा उठाइए। और अभी मेरा आर्ट एंड कल्चर का जो कोर्स चल रहा है वो रात को 8 बजे उसमें डेली क्लास होती है, तो उसको भी आप देख सकते हैं अगर आप प्लस कोर्स सब्सक्राइबर हैं। प्लेटफॉर्म पर 3 फ्री टेस्ट सीरीज चलती हैं, पाथफाइंडर, राइज और वर्ल्ड अफेयर्स। इन तीनों को ज्वाइन करने के लिए आपको केवल एक अनलॉक कोड इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। इन टेस्ट सीरीज का फ़ायदा उठाइए, अपने प्रीलिम्स के टेस्ट स्कोर को इंक्रीज कीजिए। SSC, बैंक, स्टेट PCS जैसे सभी एग्जाम्स के लिए अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर कोर्सेज अवेलेबल हैं। इनके प्राइसेस यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। और इस पर भी आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप ये कोड यूज़ करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे एंड प्लीज सब्सक्राइब टू पाथफाइंडर।